गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाई सेक्शन फिल्टर्स। जैसा कि अभी आपको पता ही है कि हमारा जो ये रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने फिल्टर पढ़ा था। फिल्टर्स के कई तरीके, कई टाइप्स होते हैं, तो उसी में ही जो तीसरे टाइप का फिल्टर जो आपके सिलेबस में है वो है पाई सेक्शन फिल्टर, जिसको दूसरा नाम है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर्स। अब इसमें होता क्या है कि हमने दो तरीके के कैपेसिटर्स पढ़े, अभी वो फिल्टर्स पढ़े, शंट कैपेसिटर फिल्टर और एल सेक्शन फिल्टर्स। ठीक है। अब जैसा कि हमने शंट कैपेसिटर्स के डिसएडवांटेज जो थे उनको हमने एल सेक्शन में कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर जब हमने एल सेक्शन फिल्टर्स को यूज किया तो उसमें हमें जो डिजायरेबल जो डायरेक्ट वोल्टेज की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो उसको हमने कवर अप करने के लिए क्या किया, एक तीसरे तरीके का फिल्टर बनाया जो कि है पाई सेक्शन फिल्टर। इसमें हम क्या करते हैं कि दो कैपेसिटर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, दो कैपेसिटर्स हम यूज करेंगे C1 और C2। ठीक है। C1 जो है उसको हम पैरेलल में ही कनेक्ट कर रहे हैं एट द इनपुट ऑफ फिल्टर सर्किट। यानी एक तरीके से आप मानिए कि ये दो तरीके के सर्किट हो गए, दो फिल्टर्स हो गए। ये जो है फर्स्ट वाला जो C1 है वो एक तरीके से शंट कैपेसिटर फिल्टर्स की तरह हमने लगाया है, और दूसरा हमारे पास जो है वो एल सेक्शन फिल्टर है। तो इन दोनों को मिलाकर के अब ये देखिए जो स्ट्रक्चर है वो लगभग पाई जैसी बन जाती है, इसलिए हम इसे पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। ठीक है। तो दो इसमें फिल्टर के दो पार्ट हो गए, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, एक तो शंट कैपेसिटर जो कि C1 से मिलके बनता है, और दूसरा है एल और C2 से मिलकर के बनता है एल सेक्शन फिल्टर। ठीक है। अब इसकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, लगभग सिमिलर ही है जैसा कि हम अभी तक तीन फिल्टर्स में पढ़ते हुए आए हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी हमें यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर पर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो जो है वो हमें किसको चार्ज करना शुरू कर देगा, C1 को। C1 की चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी, और जो कि होगी EM, जो मैक्सिमम हमने वोल्टेज ली थी स्टार्टिंग से ही, वो है EM। तो ये EM तक क्या होगा, C1 चार्ज होगा। जैसे ही चार्ज होता रहेगा, जबकि डायोड जो है वो कंडक्टिंग पोजीशन में है। जैसे ही फुल चार्ज हुआ उसके बाद क्या होगा, जैसे डी जो डायोड्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग कंडीशन में आए, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज का ड्रॉप होगा और करंट फ्लो होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी डिस्चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी, और ये मेंटेन करना चाहेगा उस एल और सी के लिए जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा है उसको EM तक रखने की। ठीक है। फिर जैसे ही हमारे पास क्या होगा कि डिस्चार्जिंग वाला जो सेकेंड हाफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगेन इसकी चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से बहुत कम फ्लक्चुएशंस के साथ हमें जो आउटपुट है वो मिलता चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें दो चीजें हैं। एक तो जो हमारे पास रिपल वोल्टेज एक तो C1 पर हमें मिल रहा है जो कि इनपुट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है। दूसरा हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो मिलेगा RL पर, लेकिन उसके पैरेलल में है C2, तो वहां पर भी हमें रिपल वोल्टेज मिलेगा। यानी हमें ध्यान रखना है कि अब की बार जो रिपल वोल्टेज की कैलकुलेशन करनी है वो हमें दोनों कैपेसिटर्स के हिसाब से करनी है। अब देखिए जो हमारे पास इनपुट का काम करेगा यानी कि रिपल वोल्टेज जो कि C1 पर होगी, तो C1 पर जो हमें फोरियर इक्वेशन के द्वारा, यानी इक्वेशन नंबर 1 जो है हमने अपने पिछले एल सेक्शन फिल्टर्स में भी हमने लिखा था कि फोरियर जो इक्वेशन हमें फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज के लिए मिलती है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसा हमें पता है कि भाई C1 जो है कैपेसिटर है, तो इसमें से ओनली अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वही उसमें से क्रॉस करेगी, डायरेक्ट करंट नहीं करेगी। इसलिए देखिए यहाँ पर जो हमने आउटपुट वाली जो फोरियर इक्वेशन हमने एल सेक्शन 1 में लिखा था, वहां पर हमने डायरेक्ट वाली वोल्टेज को भी, उस टर्म को भी हमने लिखा था।
लेकिन यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं। तो वो रीजन यही है कि यहाँ पर डायरेक्ट करंट का जो फैक्टर है वो C1 के लिए नहीं है, ओनली वो सीधे के सीधे L और RL में से पास हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो मेन फिल्टर्स को यूज करके हमें जो मेन हमारा पर्पस वही है कि हमें रिपेल फैक्टर को कम करना है, रिपेल वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू को कम करना है। हमें डायरेक्ट तो हमें मिलना ही है, लेकिन उसको हम कम कर देंगे तो जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो डायरेक्ट वोल्टेज हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कैपेसिटर C1 पर जो रिपेल वोल्टेज हमें मिलेगी वो किस में से थ्रू पास थ्रू करेगी, L और C2 में से। ठीक है, अब इसमें से जब वो L में से पास करेगी तो हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसके जो है ना अपर हार्मोनिक्स है उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास सेकंड हार्मोनिक्स है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है इक्वेशन नंबर 1 में, उसको हम यूज कर रहे हैं एज वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टेज हो गई जो कि L और C2 में से पास होगी। तो अब हमारे पास L और C2, देखिए यहाँ पर L और C2 में से जो पास होने वाली रिपेल करंट है वो कितनी हो जाएगी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इन दोनों से मिलकर के बनेगा, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू जब हम ER और इनको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये IAC हमें मिला है। अब हम निकालेंगे RMS वैल्यू कि इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी। अब RMS वैल्यू हमें पता है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि इसी वैल्यू को पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन कर लेंगे और फिर देन अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, पूरे एक साइकिल के लिए 0 to t यहाँ पर लिमिट्स जो हमने लगाई हैं कि हमें जो मीन लेना है वो पूरा का पूरा 0 to t लेना है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर हम यूज कर रहे हैं। तो इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो RMS की वैल्यू आ जाती है IRMS इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल जाएगा। ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है ये आप प्लीज अपने हाथ से जरूर करें, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे कि ये जो टर्म्स है वही आती हैं या नहीं आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही है L और C2 पर, तो अब हमें C2 पर कितनी है ना वोल्टेज प्राप्त होगी। तो रिपेल वोल्टेज अक्रॉस C2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि EAC इज इक्वल टू RMS इंटू XC2। अब XC2 क्या है, उसका रिएक्टेंस है, प्रतिबाधा जो हम बोलते हैं, तो प्रतिबाधा है XC2 की, और जो कि इक्विवेलेंट है ये रही। ठीक है, IRMS की वैल्यू हमने लिख दी, XC2 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 जो है वो प्राप्त हो जाती है कि हमें C2 पर जो रिपेल वोल्टेज मिल रही है वो कितनी होगी। और वो C2 जो है वो पैरेलल में है RL के, तो ऑब्वियस है कि ये जो वोल्टेज है वो RL के भी सिरों पर हमें रिपेल वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, अब हमने जब शंट कैपेसिटर फिल्टर्स पढ़े थे तो वहां पर हमने फुल वेव रेक्टिफायर, जहां पर हमने T इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा लिखा था, कोई सुनिए, तो वहां पर हमने एक टर्म निकाली थी ER/2। ठीक है, अब यहाँ पर ER/2 जो हमने वहां पर कैलकुलेट किया था वो किया था इस टर्म से, यानी कि ये जो टर्म हमने ली है यहाँ पर, ये शंट कैपेसिटर फिल्टर से उठाई है, सीधी की सीधी वहां से ली है हमने। इसको यहाँ पर हम कैलकुलेट हमने नहीं किया है, क्योंकि शंट कैपेसिटर फिल्टर में हमने क्या किया था कि RL के पैरेलल में हमने C1 को जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कौन जुड़ रहा है, C2 जुड़ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो वोल्टेज थी कि EDC इज इक्वल टू EM माइनस ER/2 थी वहां पर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ER/2 की वैल्यू रखने के बाद, जो कि ये नेग्लिजिबल है, ये जो फर्स्ट सेकेंड टर्म है वो नेग्लिजिबल है 1 के कंपेरेटिव, तो इसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं EM की, यानी कि EDC इज इक्वल टू EM है हमारे पास, यानी लगभग जो RL के सिरों पर जो हमें डायरेक्ट वोल्टेज मिल रही है वो लगभग हमें कितनी मिल रही है, EM मिल रही है। अब EM क्या था, हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज था। जब हमने, आपको ध्यान होगा कि इनपुट जो अल्टरनेटिव वोल्टेज हमने वैल्यू लिखी थी वहां पर हमने VI इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा t हमने रखा था। तो EM क्या थी, उसकी पीक वैल्यू थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए यही हमें चाहिए था
कि जो हमारे पास आरएल के सिरों पर जो करंट हमें वोल्टेज मिले वो कैसी हो, पीक वोल्टेज के बराबर हो, तो वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो हमारे पास ईडीसी यानी कि आरएल के सिरों पर जो हमें वोल्टेज चाहिए वो अब की बार हमें कितना मिल रहा है, ईएम यानी कि पीक वोल्टेज के बराबर मिल रहा है। अब इसमें रिपेल फैक्टर कितना है, तो वही वापस से ईएसी अपन में ईडीसी हम कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो फिल्टर्स में हम जो वैल्यूज लेते हैं, आप देखिए जो रिपेल फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है ओमेगा पर, आल एल पर, C1 C2 और आरएल पर। ठीक है, अब इनमें जो L और C2 की जो वैल्यूज हैं वो हम इस तरीके से लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा हो जाती है कंपैरेटिव टू 1, एक की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। और जब इन वैल्यूज को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमारे पास R जो रिपेल फैक्टर है वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, जिससे हमें शो हो रहा है कि यदि हम C1 C2 L और RL और ओमेगा की वैल्यू इस तरीके से लें कि R को हम और भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिल्टर्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे और उसमें एक दो लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आप प्लीज किसी भी लेक्चर को मिस ना करें, क्योंकि आपको इन के बाद में एक असाइनमेंट देने वाली हूँ। तो आप जब तक इसको अपने हाथ से एक बार जरूर करके देखें, करके नहीं देखेंगे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।